हेलो बच्चों, कैसे हैं। आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस के अंदर। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 4A, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या नाम है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्मेशन में EMI लिखते हैं। क्या लिखा जाता है? EMI। जैसे कई बार बोर्ड एग्जाम में भी शॉर्ट फॉर्मेशन में दे देता है व्हाट इज EMI। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फुल फॉर्म में E का मतलब इलेक्ट्रो है, M का मतलब मैग्नेटिक है और I का मतलब है इंडक्शन। तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या होता है। तो सबसे पहले बात है कि व्हाट इज EMI, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। वो क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द फिनोमिनॉन। क्या है? एक फिनोमिनॉन है जिसके अंदर क्या होता है कि EMF या करंट इंड्यूस्ड होता है। क्या होता है? इंड्यूस्ड। जैसे यहां पर वर्ड क्या है? इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूस होना, इंड्यूस्ड होना, पैदा होना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंडक्शन। क्लियर? तो इस इंडक्शन का वर्ड यही है कि इंड्यूस्ड होना यहां पर किसका? EMF या करंट का। कैसे होगा EMF या करंट इंड्यूस्ड? बाय चेंजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या चेंज करके? जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी स्ट्रेंथ को चेंज करके EMF या करंट है वो इंड्यूस्ड करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। दिस फिनोमिनॉन मतलब ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर EMF इंड्यूस्ड होगा या करंट बाय चेंजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब बात आती है कि EMF है वो कब इंड्यूस्ड होगा भैया। जैसे अब आप कहोगे कि सर EMF कब इंड्यूस्ड होगा? अगर जो आपका सर्किट है वो ओपन है। कैसा है? ओपन। तो उस दौरान जो इंड्यूस्ड होगा वो क्या इंड्यूस्ड होगा? EMF। और अगर आपका सर्किट है क्लोज्ड है, कैसा है? क्लोज, तो वहां पर क्या प्रोड्यूस होगा बेटा? करंट प्रोड्यूस होगा। अगर सर्किट कैसा है? क्लोज्ड का मतलब स्विच ऑन होता है। ओपन का मतलब क्या होता है? स्विच ऑफ होता है। तो उस दौरान सर्किट ओपन होता है। जब स्विच ऑन होता है तो सर्किट कैसा होता है? क्लोज्ड होता है। तो यहां पर EMF इंड्यूस्ड हो चाहे करंट भी इंड्यूस्ड हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि सर्किट ओपन है या क्लोज्ड है। और ये इंड्यूस्ड कैसे होगा, प्रोड्यूस कैसे होगा, या जिसको हम क्या कहते हैं? जर्नेट होना। जर्नेट कैसे होगा? जब हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ मतलब B, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यू कैन से दैट मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ को इंटेंसिटी बोलते हैं बेटा। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कह दो चाहे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कह दो, एक ही बात है। अगर जब हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को चेंज करेंगे मतलब डिक्रीज करेंगे या इंक्रीज करेंगे, उस दौरान EMF या करंट का इंड्यूस्ड होना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं आगे कि भैया ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी स्ट्रेंथ को चेंज करेंगे तो बेटा यहां पर एक नया वर्ड जनरेट होगा। कौन सा जनरेट होगा? मैग्नेटिक फ्लैक्स। क्या वर्ड आएगा? मैग्नेटिक फ्लैक्स। जो आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, हम स्टडी करेंगे तो उसमें मैग्नेटिक फ्लैक्स वर्ड आएगा। तो मैग्नेटिक फ्लैक्स के बारे में बात करते हैं अभी। तो बेटा फिर से मैं आपको बता देता हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक फिनोमिनॉन है जिस फिनोमिनॉन में करंट या EMF इंड्यूस्ड होगा, जर्नेट होगा, प्रोड्यूस होगा बाय चेंजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेंज करना है, डिक्रीज या इंक्रीज, अभी हम आगे देखेंगे। तो जब आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेंज करेंगे तो बेटा यहां पर एक वर्ड और मैं कह रहा हूं, क्या यूज होगा? मैग्नेटिक फ्लैक्स। तो आइए अब हम बात करते हैं कि मैग्नेटिक फ्लैक्स है वो क्या होता है। क्लियर? हालांकि इसके बारे में हम बार बार बातें कर चुके हैं, लेकिन फिर से हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? मैग्नेटिक फ्लैक्स।
ये वर्ड यूज होगा, इसलिए हम इसको साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। मैग्नेटिक फ्लैक्स बेटा जिसको फाई से डिनोट करते हैं, नीचे लिख देते हैं हम बी। तो यहां पर बी किसको डिनोट कर रहा है? मैग्नेटिक फ्लैक्स को। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लैक्स पढ़ा था जिसमें हमने फाई लिखा था, नीचे क्या लिख दिया? ई। दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लैक्स एंड दिस इज मैग्नेटिक फ्लैक्स। क्लियर? तो अब हम यहां पर हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? मैग्नेटिक फ्लैक्स की। तो मैग्नेटिक फ्लैक्स है वो क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लैक्स इज द नंबर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी एरिया। यानी कोई भी एरिया है, चाहिए मेरे यहां पर ये हाथ पाम है, हथेली, ये क्या है? एक एरिया है। इस एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी, वो क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फ्लैक्स कहलाएगा। तो कोई भी एरिया, कोई फिक्स नहीं, कोई भी एनी एरिया, इसलिए मैं वर्ड यहां पर डेफिनेशन में बोल रहा हूं एनी एरिया। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी एरिया दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लैक्स। और एक बेटा साथ ही साथ पीछे वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, एक होता है बेटा मैग्नेटिक फ्लैक्स डेंसिटी। क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लैक्स डेंसिटी, जिसके बारे में मैंने यूनिट नंबर 3 की एक वीडियो बनाई थी, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म। वहां पर हमने इसकी बात की थी मैग्नेटिक फ्लैक्स डेंसिटी की, जिसमें आपको मैं रिवाइज करवा देता हूं, नहीं है तो आप मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं। वो वीडियो का नाम है इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म। क्लियर? तो यहां पर आपके पास, जिसमें हमने इसको मैग्नेटिक फ्लैक्स की डेंसिटी का जिक्र किया था, लेकिन यहां पर हम फिर से इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मैग्नेटिक फ्लैक्स डेंसिटी में क्या हो जाता है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए यूनिट एरिया। यहां पर जो वर्ड आएगा वो क्या आएगा? यूनिट एरिया वर्ड जुड़ जाएगा। और यहां पर मैग्नेटिक फ्लैक्स में क्या होता है? एनी एरिया। क्या होता है? एनी एरिया। इन दोनों में ये है, क्योंकि डेंसिटी है, जैसे मास डेंसिटी है, मास अपॉन वॉल्यूम। इसी प्रकार यहां पर मैग्नेटिक फ्लैक्स डेंसिटी है पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए यूनिट एरिया। क्लियर होगी बात? अब इसके बाद हम बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लैक्स के बारे में। ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन हो गई। अब हम बात करते हैं इसके मैथमेटिकल के बारे में, कि जो मैग्नेटिक फ्लैक्स है फाई बी, क्या होता है? फाई बी जो मैग्नेटिक फ्लैक्स होता है, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। जैसे आपने पढ़ रखा है बेटा, एरिया है ना, वो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन उसको हम क्या बना सकते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। इसके बारे में जैसे आपने पहले यूनिट्स में भी पढ़ा हुआ है, एरिया वेक्टर। किसके बारे में पढ़ा हुआ है? एरिया वेक्टर। अगर आपको नहीं पता तो मैं अभी इसके बारे में डिस्कस करता हूं। पहले इसके फार्मूले के बारे में डिस्कस कर लेता हूं, कि जो मैग्नेटिक फ्लैक्स है वो बी डॉट ए के बराबर होता है। जब हम डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो यहां पर बी ए डॉट प्रोडक्ट की जगह आएगा कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो क्या आता है? कॉस थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी एंड एरिया वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना, कि जो थीटा है वो एंगल है, किसके बीच में एंगल है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। क्लियर? तो यहां पर जो फ्लैक्स है इसका फार्मूला हो गया फाई बी दैट इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। ये फ्लैक्स है वो यहां पर मैक्सिमम मिनिमम, इसके स्पेशल केसेस के बारे में भी डिस्कस करते हैं, लेकिन यहां पर एक टर्म अटक गई हमारे बीच में, पहले इसको सुलझा लेते हैं इस टर्म को। ठीक है? ये टर्म क्या है? एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर आप कैसे बनाएंगे? जैसे बेटा ये कोई भी सरफेस है आपका, क्लियर? इस सरफेस का एक स्मॉल एरिया ले लिया। क्या ले लिया? स्मॉल एरिया। तो इस स्मॉल एरिया पर परपेंडिकुलर एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड, परपेंडिकुलर एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड, यानी इस सरफेस के साथ ये एंगल है वो कितनी डिग्री बनाएगा? 90 डिग्री। तो ये क्या है? यूनिट वेक्टर। ये क्या होगा? यूनिट वेक्टर। तो ये इस एरिया को, इस यूनिट वेक्टर, इस एरिया की हेल्प से हमने क्या बना दिया? एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी बना दिया।
कैसी क्वांटिटी बना दिया? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब यहां पर एरिया वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि कोई भी एरिया है दैट इज ऑन विच ए परपेंडिकुलर एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड जो डायरेक्शन है वो एरिया वेक्टर बना देती है। जैसे यहां पर भी कोई भी ले लेते हैं, जैसे ये स्मॉल एरिया ले लिया, ठीक है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड, परपेंडिकुलर एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड, ये परपेंडिकुलर कहां होगा? यहां पर सरफेस के साथ 90 डिग्री, और उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? आउटवर्ड होनी चाहिए। जैसे हम यहां पर बात करें इस सरफेस पे, तो यहां पर क्या हो, जैसे ये परपेंडिकुलर हो गया एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड, ऊपर की तरफ ये डायरेक्शन हो गई, तो ये क्या होगा? एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर एंड डायरेक्टेड सरफेस के ऊपर ड्रॉ करके जिसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होती है, तो उसे हम एरिया वेक्टर बोलते हैं। एरिया वेक्टर हम बना सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर हम मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बात करते हैं। जैसे बी ए कोस थीटा आ गया। अब ये थीटा एंगल किसके बीच में है? बी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड ए इज द एरिया। तो जैसे यहां पर ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जैसे ये डायरेक्शन है आपकी, ये किसकी है? मैग्नेटिक फील्ड की, बी की। क्लियर? अब इसके यहां पर कोई भी एरिया है, कोई भी क्या है? एरिया, एनी सरफेस एरिया यानी एरिया वेक्टर। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उस एरिया वेक्टर के साथ कितनी डिग्री का एंगल बनाती हैं? ये वो एंगल है। जैसे यहां पर अब मैं आपको बताता हूं, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइन की डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में। क्लियर? ये मेरी हथेली है, यहां पर ये मेरा हाथ है, ये क्या है? एक सरफेस है। क्या है? सरफेस। क्लियर? जैसे मैंने ये सरफेस यहां पर रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे? ऐसे। क्लियर? तो अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हुई? ये। अब मैंने क्या बताया था? सरफेस के साथ नहीं, इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? एरिया वेक्टर। तो यहां पर एरिया वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलर एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड। ये जैसे हम इस सरफेस की बात कर रहे हैं, तो यहां पर एरिया वेक्टर इसका क्या होगा? परपेंडिकुलर एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड। ये डायरेक्शन होगी इसकी, आउटवर्ड। क्लियर? तो और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे है? ऐसे। तो इसकी क्लियर? तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस प्रकार है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस प्रकार है। तो इनके बीच में एंगल कितनी डिग्री बना? 180। थीटा कितना हुआ? 180। क्लियर? अगर हम इस सरफेस की बात करें, जैसे ये सरफेस है इस साइड में, तो इस साइड में एरिया वेक्टर क्या होगा? इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलर एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड। क्लियर? आप ऐसे नहीं ले सकते इसको, इस सरफेस पे लेंगे तो परपेंडिकुलर एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड, इस सरफेस पे लेंगे तो परपेंडिकुलर एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या है? इसी प्रकार। और आपके क्या है? एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन क्या है? इस साइड। तो यहां पर जो थीटा है इस केस में ये एंगल कितनी डिग्री हो जाएगा? 0 डिग्री। क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। मैं एंगल समझा देता हूं आपको। ये 180 क्लियर हो गया ये एरिया वेक्टर का। अब 90 डिग्री कैसे होगा? जब आपके पास ये सरफेस ऐसे हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ऐसे। क्लियर? तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा बेटा? ऐसे, इस डायरेक्शन। ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड। इसी प्रकार यहां पर परपेंडिकुलर एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड है। क्लियर? तो आपका सरफेस ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? ऐसे। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। एरिया वेक्टर कैसे हो गया? ऐसे हो गया। तो इनके बीच में ये एंगल कितनी डिग्री हुआ? 90 डिग्री। तो यहां पर थीटा है, इस प्रकार के केस में कितनी डिग्री होगा? 90। क्लियर हुआ या नहीं? मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर इसमें है, तो 180। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इस सरफेस पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे, तो थीटा 0। और अगर आपका सरफेस ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है, एरिया वेक्टर ऐसे है, तो इसके बीच में एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो अब इसका फ्लेक्स जान लेते हैं। फाई बी दैट इज इक्वल टू बी ए कॉस 180 की वैल्यू यहां पर आप रखेंगे कॉस 180 डिग्री। क्लियर? तो यहां पर आपके पास फ्लैक्स है, मैग्नेटिक फ्लैक्स इस केस में किसके बराबर हो जाएगा? माइनस बी ए, क्योंकि cos 180 की वैल्यू -1 होती है। इसी प्रकार यहां पर हम आएंगे थीटा, ये इसके स्पेशल केसेस हैं, बी ए कॉस 0 डिग्री। तो यहां पर बी ए cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये आपके पास मैग्नेटिक फ्लैक्स, पॉजिटिव मैग्नेटिक फ्लैक्स हो जाएगा, ये नेगेटिव मैग्नेटिक फ्लैक्स हो जाएगा। और जब 90 डिग्री है तो मैग्नेटिक फ्लैक्स फाई बी दैट इज इक्वल टू बी ए कॉस 90 डिग्री।
तो बी ए कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी 0। अगर सरफेस एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री है तो यहां पर फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी। तो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, जब 0 डिग्री का एंगल होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसी डायरेक्शन में होंगी, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो वहां पर फ्लक्स है वो मैक्सिमम होगा। क्लियर। और अगर अपोजिट है तो वो नेगेटिव होगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमम फ्लक्स हो गया। ये फ्लक्स कैसा है, 0 फ्लक्स हो गया। क्लियर। इसके बाद हमारे पास जो है ये स्पेशल केसेस थे बेटा, किसके, मैग्नेटिक फ्लक्स के। अब इसकी क्या है, एसआई यूनिट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसकी एसआई यूनिट क्या है। तो एसआई यूनिट किसके बराबर होती है बेटा, वेबर के बराबर। मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होती है, वेबर। क्लियर। क्यों होती है वेबर, क्योंकि आपको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज इक्वल टू बी ए, मैक्सिमम फ्लक्स ले रहे हैं हम। तो बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, यूनिट क्या होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये क्या है, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बचेगा, वेबर। या आप इसकी यूनिट को ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इसकी वैल्यू कैसी होती है, टेस्ला, इन टेस्ला मीटर स्क्वायर। ये भी आप इसकी यूनिट लिख सकते हैं। क्लियर। तो ये क्या हो गया, टेस्ला, मीटर स्क्वायर या वेबर, केवल ये किसकी यूनिट होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की। बेटा इन यूनिट्स के ऊपर, छोटे छोटे बातों के ऊपर ध्यान दिया करो, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि जब तक बेस क्लियर नहीं होगा आगे आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे आप किसी का भी एग्जाम दे लेना। क्लियर। बेस क्लियर होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मकान की नींव है, बेस है, अगर वो स्ट्रांग है तो मकान से कितना भी ऊंचा उठा लीजिए आपका मकान नहीं गिरेगा, और अगर नींव खराब है तो आपका मकान गिर जाएगा, एक मंजिल भी नहीं। अब हम बात करते हैं सीजीएस यूनिट की। किसकी बात करते हैं, सीजीएस यूनिट जो है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी जो सीजीएस यूनिट होती है वो क्या होती है। तो इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है वो मैक्सवेल होती है। क्या होती है, मैक्सवेल। इसकी सीजीएस यूनिट होती है किसकी, मैग्नेटिक फ्लक्स की। क्लियर। तो अब आपके पास, और इसको हम लिख सकते हैं कि 1 वेबर है ना, 1 वेबर वो बराबर होता है 10⁸ मैक्सवेल। किसके बराबर होता है, 10⁸ मैक्सवेल के बराबर होता है 1 वेबर। तो आपको पता है ये सीजीएस यूनिट है तो छोटी है, तो इसका मतलब क्या होगा, आप 1 वेबर में ज्यादा होगा 10 का। अगर इसको उल्टा लिखेंगे तो 10⁻⁸ हो जाएगा। क्लियर। तो ये बातें थी हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में और मैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में थी। अब बेटा हम दोबारा से किस पर चलते हैं, ईएमआई पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर हम चलते हैं वापिस। ईएमआई क्या है, ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैंने आपको बताया यहां पर क्या, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो फिनोमिनॉन है बाय इन विच द ईएमएफ और ए करंट इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए बेटा एक्सपेरिमेंटली फैराडे और हेनरी ने ये एक्सपेरिमेंट किए थे। किसको एक्सप्लेन करने के लिए, ईएमआई यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हेनरी ने और फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है। तो ब्रीफली है हम इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि तभी समझ में आएगा कि किस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो चेंज होती है, किस प्रकार से फ्लक्स चेंज होता है। क्लियर। तो आइए सबसे पहले स्टेप के ऊपर आते हैं। ये हमने एक सोलेनोइड लिया है। क्या लिया है, सोलेनोइड लिया है, जिसके साथ हमने ये गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। करंट की स्मॉल अमाउंट को मेजर करने के काम आता है। क्लियर। तो अब क्या है, एक्सपेरिमेंट में क्या किया, ये एक सोलेनोइड लिया जिसके साथ हमने ये गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया।
और सॉरी, और हमने ये क्या ली है, बार मैग्नेट, जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है। क्लियर। तो एक्सपेरिमेंटली में क्या किया गया कि इस नॉर्थ पोल को बार मैग्नेट की तरफ मूव करवाया गया। ध्यान से समझना, ब्रीफली बताऊंगा और इंपॉर्टेंट तरीके से बताऊंगा आपको। यहां पर क्या है, जो बार मैग्नेट है इसको सोलेनोइड की तरफ क्या करवाया गया, मूव करवाया गया। जैसे इसका नॉर्थ पोल है, बार मैग्नेट की तरफ सोलेनोइड की तरफ मूव करवाया गया। तो क्या होगा बेटा कि जैसे ये बार मैग्नेट इस सोलेनोइड के नजदीक जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड यानी बी इंक्रीज होगा। क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंक्रीज होगा। तो बेटा जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो जो मैग्नेटिक फ्लैक्स है वो भी इस सोलेनोइड के अंदर वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक फ्लैक्स भी इंक्रीज होगा। क्यों होगा, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया मैग्नेटिक फ्लैक्स इज बी इंटू एरिया, कोस थीटा है, मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं। क्लियर। तो यहां पर क्यों होगा मैग्नेटिक, जैसे ये बार मैग्नेट है, इसकी क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से क्या होंगी, पास। तो फ्लैक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। तो यहां पर क्या हुई, मैग्नेटिक फ्लैक्स चेंज, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हुई, बढ़ी। तो यहां पर गैल्वेनोमीटर है वो क्या देगा, डिफ्लेक्शन देगा। क्या देगा, डिफ्लेक्शन। जैसे गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो सेंटर में होती है। कहां होती है, सेंटर में। तो मान लीजिए नॉर्थ पोल को हम नजदीक लेके गए तो गैल्वेनोमीटर शो द डिफ्लेक्शन इन लेफ्ट हैंड साइड। किस साइड में दिखाया डिफ्लेक्शन, लेफ्ट हैंड साइड। फिर क्या किया, जब ये बार मैग्नेट अंदर लेके गए और इसको रेस्ट पे ला दिया तो क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर फिर से जीरो पर आ गया। गैल्वेनोमीटर की नीडल किस पे आ गई, जीरो पे। तो क्यों आई जीरो पे, क्योंकि जब हमने इस बार मैग्नेट को इसके अंदर छोड़ दिया तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चेंज नहीं हुई, जितनी है उतनी फिक्स हो गई। तो जब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चेंज नहीं हुई तो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन नहीं दिखाया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ईएमआई नहीं हुआ, ईएमएफ है वो इंड्यूस्ड नहीं हुआ। क्लियर। आफ्टर दैट सेम मैग्नेट को आउटसाइड लेके आए, मतलब बाहर की तरफ लेके आए हम, तो साउथ पोल इधर आएगा। क्लियर। तो जब हम इस बार मैग्नेट को दूर लेके आएंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होगी। क्या होगी, डिक्रीज। जहां पर फ्लैक्स भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। फ्लैक्स भी क्या होगा, क्योंकि बी डिक्रीज होगा तो फ्लैक्स भी डिक्रीज होगा। क्लियर। तो उसमें आपके पास क्या होगा, फिर से ईएमएफ है वो इंड्यूस्ड हुआ। क्यों, क्योंकि गैल्वेनोमीटर शो द डिफ्लेक्शन बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। पहले लेफ्ट हैंड साइड में दिखाया, फिर किस में दिखाया, राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्शन। क्लियर। तो ये एक एक्सपेरिमेंटली स्टडी की गई इस केस के अंदर। इसी प्रकार जैसे क्या कहा कि भाई जैसे ये सोचा गया कि नॉर्थ पोल था तब ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया, तो इसलिए यहां पर क्या किया गया, यहां पर इस बार मैग्नेट का साउथ पोल है वो हम सोलेनोइड की तरफ लेके गए। किसकी तरफ लेके गए, सोलेनोइड की तरफ। तो जैसे ही हम बार मैग्नेट का साउथ पोल सोलेनोइड की तरफ लेके गए तो यहां पर भी वही केस होगा। क्या होगा, वही केस, मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, इंक्रीज। क्लियर। तो गैल्वेनोमीटर शो द डिफ्लेक्शन बट अपोजिट। यहां पर नॉर्थ पोल को लेके गए तो डिफ्लेक्शन किस साइड दिखाया, लेफ्ट हैंड साइड। लेकिन अब यहां पर जो डिफ्लेक्शन है वो कैसे दिखाएगा, राइट हैंड साइड। पहले फर्स्ट केस में, ये फर्स्ट केस में था, ये सेकंड केस में था। फर्स्ट केस ये है, सेकंड केस ये है। इसी प्रकार यहां पर फर्स्ट केस ये है। आपको इजीली डायग्राम से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट केस में इस सोलेनोइड को अंदर लेके गए तो यहां पर गैल्वेनोमीटर शो द डिफ्लेक्शन। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। फिर से यहां पर भी इस बार मैग्नेट को इसके अंदर रेस्ट पर लेके आए तो गैल्वेनोमीटर है वो फिर से रेस्ट पर आ गया। किस पर आ गया, रेस्ट पे। फिर से सेकंड स्टेप में क्या किया, बार मैग्नेट को हम बाहर लेके आए, मतलब सेकंड केस इसका। तो बाहर लेके आए तो क्या होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, डिक्रीज। फ्लैक्स भी क्या होगा, डिक्रीज। तो अगेन गैल्वेनोमीटर शो द डिफ्लेक्शन बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी लेफ्ट हैंड सेकंड केस में। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो ये अलग अलग केस में आपको समझाया कि इस प्रकार बार मैग्नेट को अंदर बाहर किया।
या रेस्ट पे लेके आए तो यहां पर ईएमएफ के बारे में हमने स्टडी की। क्लियर। अब आपके पास बात आती है नेक्स्ट कि क्या बार मैग्नेट से ही ऐसा होगा? नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि बार मैग्नेट को किस पर कर दें? रेस्ट पर। बार मैग्नेट को किस पर कर दें? रेस्ट पे। और इस क्वाइल को, सोलेनोइड को आप मूव करवाएंगे तब भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तब भी ईएमएफ क्या होगा? इंड्यूस्ड। लेकिन बेटा ध्यान रखें, अगर बार मैग्नेट भी रेस्ट पर है और सोलेनोइड भी रेस्ट पर है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगी। दूसरा केस, अगर हम दोनों को रेस्पेक्टिवली, रिलेटिवली अगर हम मूव करवाएंगे तब भी मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रेंथ है वो चेंज नहीं होगी। क्योंकि रिलेटिव कब होगी ऐसा? जब रिलेटिव वेलोसिटी जो है ना, रिलेटिव वेलोसिटी +1 में आपने पढ़ा था, रिलेटिव वेलोसिटी अगर 0 है, दोनों मूव कर रहे हैं और दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कैसी है? 0, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा। और अगर रिलेटिव वेलोसिटी 0 के बराबर नहीं है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। क्लियर। तो ये बार मैग्नेट और ये सोलेनोइड है, इससे के रिलेटेड बातें थी। नेक्स्ट केस और क्या पढ़ा गया एक्सपेरिमेंटली में कि हमने 2 सोलेनोइड ले लिए। क्लियर। एक सोलेनोइड है, इसके साथ गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। एक सोलेनोइड है, इसमें से हमने क्या पास कर रहे हैं? बैटरी से जोड़ दिया। इसको पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी से जोड़ दिया, ये की लगा दी। क्लियर। तो क्या होगा? इस केस में भी ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ। कैसे इंड्यूस्ड हुआ? जैसे ही हम इस की को प्रेस करेंगे तो करंट है वो एकदम 0 से मैक्सिमम जाएगा। करंट है वो कहां जाएगा? 0 टू मैक्सिमम। क्लियर। कब? जब हम की को प्रेस करेंगे। तो जब करंट 0 से मैक्सिमम जाएगा तो यहां पर क्या होगा? करंट गया। करंट गया तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंड्यूस्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इंड्यूस्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हुआ और मैग्नेटिक फील्ड भी जो इंड्यूस्ड होगा वो कैसे होगा? 0 से मैक्सिमम। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हुई? चेंज, इंक्रीज हुई। तो यहां पर इसके रेस्पेक्ट में जो मैग्नेटिक फ्लैक्स है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, वो भी क्या होगी? चेंज होगी। जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर शो द डिफ्लेक्शन। जैसे मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड है। इसी प्रकार जैसे ही हम इस की को रिलीज करेंगे, की को क्या करेंगे? रिलीज, तो करंट फिर से क्या होगा बेटा? मैक्सिमम से 0 पर आ जाएगा। की को रिलीज करेंगे तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो अगेन गैल्वेनोमीटर शो द डिफ्लेक्शन बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। कैसी डायरेक्शन दिखाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखाएगा। क्लियर होगी बात। अब जैसे ही हम की को ऑन रखते हैं या ऑफ रखते हैं, जैसे हमने की को प्रेस कर दिया, ऑन कर दी, तो एकदम तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। लेकिन अगर इसको ऑन रखेंगे तो फिर यहां पर ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि की को प्रेस किया तब तो ये चेंजेस आए, लेकिन की को प्रेस रखेंगे तो इसके अंदर चेंज नहीं आएंगे। क्लियर। तो यहां पर इस प्रकार क्वाइल से भी में से करंट पास कर भी दूसरी क्वाइल में हम ईएमएफ है वो इंड्यूस्ड कर सकते हैं। क्लियर। तो ये एक एक्सपेरिमेंटली स्टडी की गई फैराडे और हेनरी के द्वारा। तो अब आता है कंक्लूजन क्या निकला हमारे पास, काजेज क्या है। यहां पर जैसे ईएमआई है, जैसे पेपर में आपसे पूछ ले तो घबराने की जरूरत नहीं, सबका निचोड़ ही की है, सबका एक ही कंक्लूजन आता है। क्या कंक्लूजन आता है? कि ईएमएफ या करंट इंड्यूस्ड होगा। क्या होगा? इंड्यूस्ड होगा। कब होगा? एक ही कंडीशन में होगा, अगर आपके पास बी जो है यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वो चेंज हो रहा है। वो क्या हो रहा है? चेंज। या हम फ्लैक्स की फॉर्मेशन में कह सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लैक्स अगर चेंज हो रहा है तो ईएमएफ या करंट इंड्यूस्ड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये सिर्फ एक लाइन में हम इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं। कैसे भी आप इसको घुमा फिरा कर आप पढ़ सकते हैं, लेकिन लास्ट में रिजल्ट यही आएगा कि भैया ये है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या फ्लैक्स है वो चेंज होना चाहिए, तो ही ईएमएफ या करंट इंड्यूस्ड होगा। अब इनको चेंज करने के अलग अलग तरीके हैं।
बी को चेंज करना है या फ्लक्स को चेंज करना है, इनके मेथड अलग अलग हैं। आगे की वीडियो में हम जैसे ईएमएफ इंड्यूस्ड के बारे में हम बातें करेंगे, आगे की वीडियो में करेंगे कि इनको हम किस प्रकार मेथड से चेंज कर सकते हैं। तो एक तो मेथड आप पढ़ चुके यहां पर, ये जो एक्सपेरिमेंटली बताया ये एक मेथड तो आप पढ़ चुके। ध्यान रखना मेरी इस वीडियो का कि बी चेंज करने का एक मेथड ये हो गया। आगे हम मेथड है इसका एरिया चेंज करना या एंगल चेंज करना, उससे भी हम है वो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकते हैं और उससे हम ईएमएफ या करंट इंड्यूस्ड कर सकते हैं और उस फिनोमिनन को हम ईएमआई कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडेक्स। क्लियर हो गई? तो ये बातें थी यहां पर। आगे हम बात करेंगे फिर से फैराडेज के लॉ के नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अब थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और प्लीज शेयर सब्सक्राइब माय चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो जैसे ही मेरी नई वीडियो डलेगी तो आप नई वीडियो है वो बगैर टाइम वेस्ट के आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।